पिछले हफ्ते लगातार रिकॉर्ड बनाने के बाद इस हफ्ते की भारतीय बाजार ने कल की एकदम शांत शुरुआत सीमित दायरे में रहा, हल्की कमजोरी के साथ कारोबार और आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से बेहद सुस्ती के संकेत। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का है हफ्ता, सुस्ती तोड़ेंगे, कुछ रेंज से बाहर निकलें या फिर अटके रहेंगे और ऐसे में रेंज बाउंड ट्रेड में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सबसे पहले तो वेलकम बैक। थैंक यू। मिस किया आपको स्टूडियो में सर, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा एक्शन भी बाजार में वही वाला फिर हो गया। कुछ ट्रैवल काफी ज्यादा था बट ऑल सेटल। अब कोई ट्रैवल नहीं। अब अगले कुछ हफ्तों तक भी नहीं, एक्सेप्ट वीकेंड्स। वीकेंड्स में तो वीकडेज का ट्रैवल खत्म हो गया। इस बार तो वीकेंड भी नहीं है। ओके, 2 मार्च हम तैयार हैं। यस, मतलब मैं आदमी पिछले हफ्ते में 2 दिन में ऑफिशियल वर्क पे था, 1 दिन में छुट्टी पे था जी। मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में से मैंने शायद मतलब मुश्किल से कुल मिला के 1.5 या 2 ट्रेडिंग सेशन मैंने शो किया है। उसके बाद आदमी छुट्टी या से ट्रेडिंग ना करके आया, आते ही पहले सबसे पहले ऐसे झटका कौन देता है कि सैटरडे भी फिर सैटरडे, थोड़ी देर बाद में बताते, 1-2 घंटे बाद सेटल हो जाए आदमी। हमने सोचा थोड़ा दुख बांट लें साथ में। चलिए, तो 2 मार्च को दीप करेंगे ट्रेडिंग सेशन एक्चुअल वाला और मुझे भी दीप के साथ रहना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन हाँ, अब सारे वीकडेज वाले ट्रेवल्स खत्म हुए, सारे हो गए अब फाइनली। अब दूर दूर तक ऐसी कोई नज़र नहीं आती कि वीकडेज वाले ट्रेवल। बट हाँ, इस वीकेंड 2 मार्च को एक मॉक ट्रेडिंग सेशन नहीं, एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन है। आमतौर पर शनिवार को आपको लगता है, और वही आधे दिन वाला है। 12:30 बजे तक का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। 9:15 से 10 का पौन घंटे का पहले बीच में आपको मिलेगा 1 घंटे का ब्रेक, ब्रंच ब्रेक। ये ब्रंच ब्रेक ही माना जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 11:30 से 12:30, 1.5 घंटे का मिलेगा दीप, 1.5 घंटे का मिलेगा। 9:15 से 10, 11:15 आई थिंक प्री ओपन है। 11:15 प्री ओपन है। हाँ, तो मतलब 1.25 घंटा 1.5 घंटा का ब्रंच ब्रेक आप आराम से। और उसके बाद 12:30 बजे जब ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाए तो जो ब्रंच आपने किया है उसको पचाने के लिए आराम से लंबी नींद लेके तान कर सो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो एक्शन है इस पूरे हफ्ते, लंबा हफ्ता है हमारे लिए। बट आज के लिए पहले एक बार ट्रिगर्स बता दीजिए, फिर बात करते हैं सर बाजार। उससे पहले यही कि जितनी सुस्ती कल आपकी दिखी है बाजार में, आज जितने संकेत है, तो चूंकि एक दिन एक्स्ट्रा काम करना है इसलिए एनर्जी बचा के रख रहा है बाजार, ऐसा लगता है। ये जितने जो कुछ भी सारे संकेत है वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। अमेरिका से संकेत हल्की फुल्की कमजोरी, क्योंकि खास नहीं, 60 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, नेस्डैक 20 अंक नीचे बंद हुआ है। नया लाइफ हाई बनाने के बाद निक्के थोड़ा सा फिसला है, कोई खास दिक्कत वाली बात वहाँ नहीं। हाँ, डॉलर इंडेक्स आई एम लाइकिंग इट, लगातार 8वें दिन कमजोर होकर 104 के नीचे बना हुआ है। ये एक अच्छा संकेत। और कच्चा तेल भी अब बढ़ने से इनकार कर रहा है। 80 से 83 डॉलर की रेंज को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ट्रेड करते हुए आपको कच्चा तेल भी नजर आएगा। तो कोई खास बड़े मिले जुले संकेत नहीं है। ग्लोबल मार्केट से भी आपके लिए शांति वाला काम है। चलिए, शांति वाला काम है, कुछ खास संकेत ग्लोबल मार्केट से भी नहीं आ रहे। हमारे बाजार का भी अनिल जी एक्चुअली एक्शन बात करनी है। एक तो पिछले हफ्ते भी आपसे बात तो करी थी, बट एक बार समझना है, 5 दिन हमने रिकॉर्ड बनाया, बट वो वाली फीलिंग नहीं आई कि रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि रिकॉर्ड बना के हम ज्यादा भागे नहीं, सुस्त रहे। 1.5 दिन का एक शार्प करेक्शन भी आपको आते हुए दिखा, उसके बीच में भी एक्शन बनते रहा। कल भी हमने बहुत ज्यादा नरमी दिखाई, ना ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहे हैं, ना बड़ा ऊपर जा रहे हैं, ना बड़ा नीचे आ रहे हैं। कोई नया ट्रिगर भी आते हुए नहीं दिख रहा है। चल क्या रहा है इस बाजार? बहुत बढ़िया सवाल है दीप के। 5 दिनों तक लगातार तेज रिकॉर्ड बनाने के बाद भी वो अंदर से फीलिंग नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है कि क्यों नहीं है। इसका जवाब ये है दीप कि ये इसलिए नहीं है कि रिकॉर्ड तो बन रहा है जी, निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी को कुछ स्टॉक ऊपर भी ले जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ रहे जो आपके पास है। हाँ, ये भी सही है। और आपके पास क्या है? आपके पास सरकारी बैंक है जो बढ़ते नहीं, आपके पास ओएमसीज हैं जो थोड़ी कम बढ़ रही हैं, आपके पास कोई ओएनजीसी टाइप्स के हैं जो कम बढ़ रहे। तो अगर आप दिग्गज शेयरों में है तो दिग्गज शेयरों में आपके पास सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक है जो बढ़ नहीं रहे। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े सुस्त हुए हैं। अब वो पहले की तरह निफ्टी के पहले हाई बनाना, अकड़ में चलना, हम तो घटेंगे ही नहीं, वो वाली चीज नहीं आ रही। कल भी आप देखिए जी, ब्रॉडर मार्केट में बढ़ने वाले शेयर कम थे, घटने वाले ज्यादा।
इसका मतलब क्या है? तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो ब्रॉडर मार्केट में दिख रही है लाइफ हाई पर, वो आपको मूड में नहीं आने दे रही। मूड में नहीं आने दे रही, सही बात है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा, निफ्टी भी बढ़ रहा है, हाई बना रहा है, लेकिन हाई बना के कितना टच इनको 20-25 पॉइंट से हाई बनता है। अब 20-25 पॉइंट से हाई बनाने में वो वैसा हो गया ना कि सरगई बुबका की तरह 32 बार आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हर बार 2-2 सेंटीमीटर से बनाते रहो जी। तो मतलब रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन वो बना 2 सेंटीमीटर से, हाँ ठीक है वैसा। सो वो वाली फीलिंग मार्केट की है पिछले हफ्ते की, कि बन रहे हैं रिकॉर्ड, लेकिन बनने के बाद भी जोश, उत्साह, उमंग, वो मजा नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब आपकी एक भी बार मन नहीं हुआ कि कोई वो पुराना डांस चलाएं, ऐसा कुछ? नहीं सर, वैसी फीलिंग ही नहीं आई। वैसी फीलिंग नहीं आई। तो वैसी फीलिंग के लिए दीप को, मतलब डांस दीप करे या डांस दीप करते हुए देखे, हाँ, उसके लिए दीप आपको पर्सनल लेवल पे कुछ और करना पड़ेगा, अगर मार्केट से नहीं आ रहा है तो कुछ और उसी तरफ से पुश लगा। आप विजुलाइज कि आप घोड़ी पे बैठे हैं और बाकी लोग कर रहे हैं। तभी होगा। मैं तो 5 दिन तक रिकॉर्ड हाई बना चुका हूं, लेकिन आपको जोश नहीं आ रहा तो फिर क्या करें? सो पॉइंट ये है दीप कि जहां तेजी हो रही है, जिन सेलेक्टेड स्टॉक्स में हो रही है, जिनसे निफ्टी ऊपर जा रहा है, वो लोगों के पास ज्यादा है नहीं। अब देखिए ऑटो भाग गए, अब ऑटो पे अंडर ओंडे लोग सबके पास है नहीं, या अगर आपको आईटी में है तो आईटी सबको बड़े महंगे लगने लगे हैं, खरीदा नहीं जाता। फार्मा लाइफ हाई पर है। सो आई थिंक जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप ने चले ना, तब तक वो लाइफ हाई वाली फीलिंग अंदर से आती नहीं है। और मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े ठंडे सेलेक्टिव है, बट अदरवाइज हाई तो हाई है, रिकॉर्ड है। आपको हमको पसंद आए ना आए, हमारा जोश बढ़े ना बढ़े, लेकिन इतिहास तो बन ही रहा है। करेक्ट सर, वो तो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए हाईस बन रहे हैं। वैसे अगर आप देखें तो हाई से हम ज़्यादा दूर नहीं है, और कल भी एक बार के लिए 22,200 टच किया था, बट ज़्यादा वहाँ पर एक्शन बना नहीं। सर करना क्या चाहिए फिर ऐसी मार्केट्स में? अगर आप ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, क्या अप्रोच आपको इस मार्केट में बनानी है? क्योंकि कल सर 125 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निफ्टी था, उसमें आप क्या ट्रेड करोगे? आज का दूसरा बढ़िया सवाल है, करना क्या चाहिए? आपके एब्सेंस सब नोट किया। सो इसमें दीप ऐसा है कि जब भी ऐसा एक कंफ्यूजन आए कि रेंज बाउंड मार्केट हो गया, वोलेटिलिटी कम हो गई, बिल्कुल थका सा फील कर रहा है, रुका हुआ सा फील कर रहा है, मतलब कहते हैं कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा मार्केट का, वैसा वो उस तरह की जब फीलिंग आए ना, तब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जब मार्केट टाइम वाइज और प्राइस वाइज कंसोलिडेशन या करेक्शन करने की कोशिश करे, और स्पेशली एक क्लियर कट ट्रेंड पर क्लियर कट ट्रेंड या तो मंदी का हो सकता है या तेजी का हो सकता है। इस वक्त कौन सा है? तेजी का है। पिछले 5 दिन, कल का छोड़ के पिछले हफ्ते अपने 5 दिन हाई बनाया, ट्रेंड तेजी का। आपको पता है ट्रेंड तेजी का है, अब तेजी के ट्रेंड में मार्केट सुस्ती दिखा रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? सिंपल, बहुत आसान सा काम है। जब आपको डे टू डे मूवमेंट या 1-2 दिन के 2-3 दिन के मूवमेंट पकड़ में ना आए और समझ में ना आए कि बाजार क्या करना चाह रहा है, तो आप बड़े ट्रेंड पर शिफ्ट हो जाइए। ओके, बड़ा ट्रेंड तेजी का है, तेजी का है, वो 3 दिन नहीं चलने से खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली राइट, 3-5% घटने से भी खत्म नहीं होता, तो 3% नहीं चलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो जरूरी नहीं कि हर रोज बाजार बढ़े, हर रोज ग्रीन में आए, हर रोज स्टॉक एक्शन में रहे। बिल्कुल भाई, आपका हमारा अच्छे से अच्छे, आप जैसे अपने बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ब्रेक लेते हैं सीरीज में, हम सोचते हैं अरे यार अपने को मौका मिल जाए खेलने का तो रोज खेले, लेकिन उनको पता है कि रेस्ट चाहिए। क्या स्टॉक्स को नहीं चाहिए रेस्ट? रोज थोड़ी भागेंगे। सो ऐसे में जब ये रेस्ट लेने के मूड में हो, तो आपको क्या करना, आपको है ना बड़े छोटे ट्रेंड के चक्कर में थोड़ी बड़े ट्रेंड में आ जाइए। और बड़ा ट्रेंड क्या है? तेजी, गलती नहीं करनी। अब दूसरा फॉर्मूला, तो बड़ा ट्रेंड आपने पकड़ लिया, अब दूसरा फॉर्मूला ये लगाना कि ये बड़ा ट्रेंड बदलेगा कब, किस लेवल के ऊपर या नीचे जाने पर मेरा बड़ा ट्रेंड कंफर्मेशन में। सो सिंपल है, 22,300 के पार निकला, नया हाई बनाया, मेरा ट्रेंड ऊपर का इंटैक्ट, वापस से थोड़े दिन की सुस्ती के बाद लो चलो दौड़ो, क्लियर है। नीचे आया तो जब तक 22,000 के नीचे बंद ना हो, और क्यों? क्योंकि 22,000 के ऊपर दीप अगर आप देखें तो कितना 7 ट्रेडिंग सेशन हो गए, आप 22,000 के ऊपर। जिस दिन 22,000 के नीचे बंद होगा, चाहे वो आज हो या कोई और दिन, हम बीटीएसटी में तेजी की पोजीशन कम कर लेंगे। ओके, सिर्फ बीटीएसटी वाली, सिर्फ बीटीएसटी वाली ट्रेडर्स की, पोजिशनल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की भी नहीं और लॉन्ग टर्म की भी नहीं, सिर्फ ट्रेडर्स की, क्योंकि आप रोज की बात कर रहे हो। करेक्ट। सो 22,300 22,000 के नीचे बंद होने पर थोड़ा टेंशन कि भाई ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन नहीं रखेंगे।
एक्चुअली तो वैसे 22,225 के ऊपर बंद होने पे ही आपको लॉन्ग बना लेनी है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिल जाएगी। सेफर साइड पे रहना तो 22,300 की क्लोजिंग ले लो, या 22,300 निर्णायक तौर से पार करे, वो डिसीजन उस वक्त लिया जा सकता है। अगर डाउ आपका 200 पॉइंट फ्यूचर पे ऊपर दिखे और 22,225 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो क्या टेंशन है? सही बात है, ले लो। ठीक है, सो 22,000 के नीचे और 22,225 के ऊपर बंद होने पर निफ्टी रफ्तार पकड़ लेगा। क्लियर है? क्लियर है। ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा। अब आप ये बोलो मुझे तो हर वक्त 22,120 पे भी कुछ करना ही है, ये पॉसिबल नहीं है, ये छोड़ दो। समझ गया। कभी कभी कुछ करने से कुछ नहीं करना बड़ा डिसीजन होता है, वो बात एक्सेप्ट जॉब में हो आप तो तब तो रोज है ना। बाकी अगर आप खुद की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त करें। आप आराम से मार्केट को एंजॉय कीजिए, उसको आने दीजिए। सपोर्ट रेंज में आएगा तो लेना है, रुकावट की रेंज में आएगा तो देना है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा अगर आप ट्रेड करें तो। मुश्किल काम है, आसान है नहीं, लेकिन कौन सी चीज में पैसा बनाना आसान काम है? एग्जैक्टली भाई अगर इतना आसान काम है तो सारे लोग फिर ट्रेडिंग ही करने लग जाए। करेक्ट है ना। कोई जॉब क्यों करे, कोई इंडस्ट्री क्यों डाले, कोई बिजनेस क्यों करे, कोई स्टार्टअप्स क्यों चलाए? सही बात है ना। सभी लोग ट्रेडिंग ही कर ले फिर। सही बात है ना। बिल्कुल। तो मतलब लगता बड़ा आसान है, ट्रेडिंग में पैसा बनाना है बड़ा मुश्किल। करेक्ट है ना। हाँ, ये मतलब आसान पैसा बनाने का सबसे मुश्किल तरीका है। हाँ, ये लाइन याद रखनी चाहिए लोगों को। ये लाइन याद नहीं होती। वापस बोलूं? हाँ, फिर से। आसान पैसा बनाने का सबसे मुश्किल तरीका ट्रेडिंग है। ये समझ लो बस। तो इसलिए जब आपको मार्केट सिग्नल दे रहा हो कि मैं क्लैरिटी नहीं है मुझे कि मुझे किस तरफ जाना है, तो आप क्लैरिटी का इंतजार करो। जैसे सिग्नल पे खड़े होते हैं, कई बार ऐसा होता है हम सिग्नल पे खड़े हैं, हमको लगता है 15-20 सेकंड में खुल जाएगा, 2-3 मिनट का होता है, तो क्या करोगे? नहीं यार मैं तो 1 मिनट तक खड़ा रह गया, अब नहीं रुकूंगा, निकल जाऊं। करेक्ट। नहीं करते ना, नहीं करते। मरना थोड़ी है। करेक्ट। जिसका खुला हुआ सिग्नल हो तो फुल स्पीड से आएगा ना। एग्जैक्टली। तो अगर आपको सिग्नल नहीं मिला तो रुको ना, क्या जल्दी, कहां जाना है? रोज खुलता है मार्केट, हम रहे नहीं रहे मार्केट रहेगा। बिल्कुल। हमारे पहले की कितनी जनरेशन में रहा है, आगे भी रहेगा। तो सिग्नल का इंतजार करो। सिग्नल, जब सिग्नल मिले तब ट्रेड करें। नहीं सिग्नल मिले, शो देखो, एंजॉय करो। अब तो मैं फुल फ्लेज कर ही रहा हूँ। करेंगे बिल्कुल सर। चलिए, तो डेटा भी समझेंगे, आज की स्ट्रैटेजी समझेंगे। ग्लोबल मार्केट से भी कुछ संकेत वैसे नहीं है? ग्लोबल वैसे तो कुछ खास है नहीं। अमेरिका में 60 पॉइंट की कमजोरी रही है उम्मीद के मुताबिक। जब कल हम बंद हुए तब तक लगभग इतने डाउ फ्यूचर्स में कमजोर थे। कोई खास डेटा, कोई खास इन्फॉर्मेशन, कोई खास संकेत तो आए नहीं। आज 2 डेटा आने वाले, एक हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स के हैं और एक सीपीआई वगैरह के कुछ डेटा हैं। तो थोड़े बहुत डेटा जो आज आएंगे उस पर नजर रखेंगे। बाकी मेरा डॉलर इंडेक्स जो लगातार कमजोर हो रहा है 8वें दिन से, आई एम लविंग इट। कोई परेशानी बढ़िया है, सपोर्टिव है वो तो। हाँ, ये ठीक है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर, डॉलर का कमजोर होना है इक्विटी को थोड़ी ताकत देता है, कमोडिटीज को थोड़ी ताकत देता है, तो वो ठीक है। सो ऐसे ग्लोबल संकेत मुझे तो कोई खराब नहीं लगा। बाकी यहाँ के संकेत भी आपको बताइए सर प्लीज। ग्लोबल मैंने इसलिए न्यूट्रल रखे हैं, एफआईज के पॉजिटिव रखे हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो क्यों का जवाब ये है दीप कि 285 करोड़ के कैश मार्केट में कल एफआईज ने की थी बिकवाली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतनी छोटी बेचो जब बेचना है, दिस इज पीनट्स। ओके। और सामने 1000 करोड़ के खरीदे हैं उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स, तो नेट अच्छी खरीदारी। उसके ऊपर 530 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद डाले। राइट, तो इसका मतलब खरीदारी तो बढ़िया है। खरीदारी बढ़िया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कैश में खरीदा, एफएनओ में खरीद लिया, ठीक है ना, कहीं भी खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद अगर बाजार नीचे बंद हुआ है कि 90 पॉइंट आपका निफ्टी पर, 250 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी पर बंद हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आजकल क्या हो गया दीप, है ना, ट्रेडर्स का भी पेशेंस लेवल, और स्पेशली तेजी करने वाले ट्रेडर्स का पेशेंस लेवल बड़ा कम हो गया है। मंदी करने वाले लोग तो पेशेंस से ढीठ की कैटेगरी में जा चुके हैं कि शॉर्ट काटेंगे नहीं, खुद कट जाएंगे। तेजी करने वाले को तो एक दिन मार्केट ना चले तो उसको लगता है कि जैसे मंदी आ गई, हम बेयर मार्केट में चले गए, बुल मार्केट से सीधा, बीच में कोई स्टॉप ही नहीं है। करेक्ट। सो वैसा हाल है, एक्चुअली वैसा हाल है। एक दिन अरे यार मार्केट चल नहीं रहा, अरे भाई साहब आपने तो वो समय ही नहीं देखा जब चलना तो छोड़ो, ऐसे गिरता था, और मतलब पूछो मत क्या क्या होता था। Correct. इतने पसीने आ जाते थे लोगों को, रोज गिरता था। ये तो घट ही नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो क्या हो गया? सो आई थिंक मेरे ख्याल से उस हिसाब से डेटा ठीक है। एफआईज की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से पूरी 5 करोड़ की बिकवाली हुई है। कुछ भी नहीं किया है कुछ भी। सो आई थिंक एफआईज और लोकल फंड भी वेट एंड वॉच वाले मूड में, कोई ऐसा बड़ा बेच नहीं रहे, भले ही ना खरीद रहे हो। तो देखो जब तक ये भी मूड बनाए, वैसे भी क्या एक्सपायरी हफ्ता है दीप, और ये मंथली एक्सपायरी वाला है। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते ही हैं फ्यूचर्स में, पोजीशन रिवर्स होने करने के।
तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखें। 24,000 करोड़ के वायदा कारोबार में आपको बिक वाली दिख रही होगी, इससे जरा भी घबराए ना। ये सब ऑप्शंस के डेटा है जिससे आपको कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। गॉट इट सर। कुछ बड़ी बातें? घरेलू फंड्स न्यूट्रल, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड है आपके लिए पॉजिटिव। ये सारे आज के संकेत। गॉट इट सर। चलिए अब आज की स्ट्रेटेजी। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हो रहा है। आपको जब तक 22,000 के नीचे बंद ना हो तब तक तेजी की पोजीशन ओवरनाइट भी रखनी है। 22,000 के नीचे बंद होगा तो आप बीटीएसटी टाइप के या ओवरनाइट 1-2 दिन के लिए जो पोजीशन बनाते हो उसको थोड़ा कम कर लेना। ठीक है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। आगे आप ना भी सुने तो आपकी मर्जी। अच्छा, ये 22,000 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक तेजी है। 22,225 के ऊपर बंद होते नई रफ्तार पकड़ेगा निफ्टी, और 22,300 निकाल जाए तो कहना है क्या वाह 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 वाह। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। कमजोर कड़ी थोड़ी सी ये होती दिख रही है। मेरी एब्सेंस में आपने पूरे 4 दिन तक बैंक निफ्टी को घटाया है दीप। मैं नोटिस करा था ये। ऐसा नहीं कि मुझे ध्यान नहीं रहता, जब आजकल मैं नहीं होता हूँ तो बैंक निफ्टी पर टूट पड़ते हैं लोग। और आपकी बात मानता ना, हमारी तो बात मानता नहीं है। इसलिए बिल्कुल 4 दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है। 46,200 46,400 आज के लिए बड़ा सपोर्ट है। आज के लिए वैसे 46,000 ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट है पोजिशनली, लेकिन आज के लिए 46,200 46,400 अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 47,200 को पार करना मुश्किल है। ये बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट की रेंज है जिसको बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो थोड़ा सा तेजी का ब्रेक लगा, इसका मतलब नहीं कि यू टर्न है। ब्रेक लगा इसका मतलब नहीं कि इनका खेल खत्म हो गया। ब्रेक लगा इसका मतलब ये नहीं कि तेजी खत्म हो गई है। अब आज के बाद वापस वो भाव नहीं आएंगे, थोड़ा वक्त बिताएंगे। पैसा बनेगा धीमे धीमे बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा। बहुत जल्दी और अनाप शनाप पैसा बनने के जमाने गए। आएंगे तब फिर बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी पोजीशन जीरो कर दो और खत्म कर दो। मैं तो वापस 20% नीचे आएगा तब ले लूंगा। अगर आप बहुत सौभाग्यशाली तो कर लें ऐसा कि भाई आप इतना ऊपर बेच के 20% एकदम एग्जिट भी परफेक्ट, एंट्री भी परफेक्ट, मुश्किल है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं बदला है। आराम से आप एंजॉय कीजिए। कभी कभी ऐसा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी है लॉन्ग टर्म, लेकिन बाजार रोज देखते हैं, रोज मार्केट देखना है। उनके लिए मार्केट ऐसा है कि आप दूसरे कुछ अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट काम है वो कर लीजिए। कि ऐसे टाइम में कुछ नहीं हो रहा। किसी को 12 से 3 पिक्चर देखनी है, किसी को कोई मतलब आपके दूसरे बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड काम निपटाना है। तो जब मार्केट में ज़्यादा एक्शन नहीं है, स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन नहीं, तो आप आराम से पोर्टफोलियो को छोड़ दीजिए। कुछ नहीं हो रहा उसका, कहीं नहीं जा रहा, न घट रहा है न बढ़ रहा है, शांति से रहने दीजिए। ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं, जो 5-15 दिन के लिए पैसा लगाते हैं, उनके लिए सिंपल है। मैं कल आपको लेवल बताऊंगा किस लेवल के नीचे उनको टेंशन आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो पहले ओवरनाइट ट्रेडर्स के लिए ही अभी तक सिग्नल नहीं आया कि वो पोजीशन कम करे। वही 22,000 के नीचे बंद होने पर आएगा। अरे सो मैं अभी तक उसकी बात ही क्यों करूं? सही बात है। सो आई थिंक आप अपनी पोजीशनिंग प्रॉपर कर लें। इन्वेस्टर्स आराम से बैठे रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कमजोरी का पहला संकेत आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। और सामने आपके लिए ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा तो भी हम बताएंगे। कोई तब तक रेंज बाउंड मार्केट को एंजॉय कीजिए। और ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब चुनिंदा हो जाइए, थोड़ी सी सेलेक्टिवली। पैसा बनेगा, पक्का बनेगा, कम बनेगा, धीमे धीमे बनेगा। वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा बनने के जमाने जब आएंगे तब बताएंगे, अभी तो नहीं दिख रहे। अब नहीं दिख रहे ना, ठीक है। गॉट इट सर। बड़े लेवल्स फिर आज के लिए 22,000 22,075 आज का पहला सपोर्ट जोन। और इस रेंज में एक अटेम्प्ट तो जरूर करिए खरीदारी का, चाहे 22,075 पे करें, चाहे 22,000 के आसपास करें, कहीं न कहीं लीजिए जरूर। इस रेंज में एक एंट्री तो आपकी कम से कम बनती है, जरूर बनती है। 21,875 21,950 अगला सपोर्ट जोन है। दूसरी एंट्री इस पॉइंट में भी बनती है। ऊपर की तरफ 22,200 22,250 यहाँ पर पहली प्रॉफिट बुकिंग आपकी जरूर होनी चाहिए। 22,300 के ऊपर निकला तो निफ्टी खुले नीले आकाश में ब्लू स्काई जोन अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। और फिर तो ईश्वर की इच्छा की ये कितना जाए। करेक्ट। बैंक निफ्टी 46,275 46,325 150 पॉइंट की ये रेंज है। पहला सपोर्ट जोन जहां पर आसानी से टूटने वाला है नहीं। इसके ठीक नीचे 46,050 से लेकर 46,225 ये 2.25 पॉइंट की रेंज फिर से है, जहां पर आपको मजबूत खरीदारी होती दिखेगी। ऊपर कितना जा सकता है? 46,800 46,900 हल्की फुल्की रुकावट है, वहां अटेम्प्ट करेंगे। पार करके निकले तो 47,000 47,150। थैंक यू वेरी मच, आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारी लॉन्ग पोजीशन है, इस पे हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जो 47,000 पे खरीदने आए, 47,150 पे जो लोग खरीदना है उनको आप बेचिए भी, और साथ में धन्यवाद का एक प्रस्ताव भी दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें छुड़वाया।
बट यू शुड फील ग्रेटिट्यूड। यस सर, सही बात है। जो आपका अच्छा करे उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, चाहे वो फिर बैंक निफ्टी का कोई लेवल हो, निफ्टी का कोई लेवल हो, 47,000 के ऊपर निकलने को मिले तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। और वो क्यों बोल रहा हूँ दीप, कि 47,094 20 फरवरी को ये हाईएस्ट लेवल आपने देखा था इस महीने का और इस पूरे रिकवरी के रनअप का। तो वहां पर आपको 47,000 के ऊपर आते हैं, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और वायदा कारोबार के लिहाज से भी 47,000 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए 47,000 को पार करना थोड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ने लायक है, वो भी सर्दियों के मौसम में। अभी तो वही चल रहा है। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशन हल्की बड़ी है, पुट कॉल रेशियो भी आपका थोड़ा कम ही हुआ है, वैसे 2 दिन से थोड़ा कम ही हो रहा है यहाँ पे तो। एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत है। वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में 0.74 बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज है, विक्स 4% बढ़कर आया। विक्स थोड़े से अगले 2 दिनों में मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत दे रहा। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जो लोग बड़े बोर हो रहे हैं, बड़े ऐसा लगे क्या है यार, मजा ही नहीं आ रहा लाइफ में, क्या है ऐसा सब, ऐसा कोई मार्केट होता है कितना डल है, कुछ नहीं, फालतू है, वो सावधान हो जाए। बाजार आज नहीं तो कल परसों में, अब से लेकर एक्सपायरी के पहले एक जोर से हिलाने को तैयार है लोगों, है ना, आएगा मूव, आएगा। विक्स भी संकेत दे रहा है जी। और मंथली एक्सपायरी ऐसे इतनी ठंडी हो नहीं सकती, एग्जैक्टली इतनी ठंडी हो नहीं सकती। सो आएगा मूव। वही ये बाजार तूफान से पहले की खामोशी वाला बाजार है, ये दिख रहा है। हाँ, तूफान तो आएगा। या तो 22,000 के नीचे गया तो 200-300 पॉइंट की कमजोरी करेगा, 22,300 के ऊपर गया तो 200-300 पॉइंट की तेजी करेगा जरूर, कुछ न कुछ करेगा जरूर, कुछ बड़ा कमाल कर सकता है। ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं करेगा जरूर। और वो विक्स पहला संकेत आ रहा है। अब वो अलग बात है कि आज का आज हो जाए, आज ना बुधवार को हो या गुरुवार को सेकंड हाफ में जाके हो, ये कौन बताए। कुंडली तो बनी नहीं है, ये तो हमें नहीं पता। ये इतना बजे पैदा हुआ था, ये सब उसको देख के आप आइडिया लगा लो, वो जब होगा तो होगा। ठीक है, गॉट इट सर। स्टॉप लॉसेस फिर इंट्राडे क्लोजिंग 22,000, 5-25 पॉइंट आप अपने हिसाब से दिमाग लगा ले, एक ही स्टॉप लॉस है 22,000। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग एक ही रखा है 46,375। जिनको छोटा रखना है वो 46,500 का भी रख सकता है, हो सकता है खुलते हो जाए, इसलिए मैंने 46,375 रखा। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो आपका स्टॉप लॉस एक ही है 22,300। क्लोजिंग बेसिस में छोटा करना है तो 22,225 कर लीजिए, अदरवाइज 22,300 रखिए, या आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 46,825, क्लोजिंग 47,100। यहाँ भी आप अपनी शॉर्ट पोजीशन जो भी है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बंद हुए हैं 46,575 पे, जो कि काफी दूर है। तो अगर आपको छोटा बड़ा करना तो आप कर लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पे वैसे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 47,100 के पहले बनता नहीं है, दूर है। अब आप इतना रुकना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं रुकना चाहें तो आप अपना एडजस्ट कर लीजिए। आई डोंट माइंड। ठीक है सर, चलिए ये है स्टॉप लॉसेस। अब आते हैं नए लेवल्स पर। थोड़ी नरमी हम वैसे बाजार में देख रहे हैं, बताएं सर नए लेवल्स आज कैसे हैं? खरीदे निफ्टी 22,075 की रेंज में मैं खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं भर भर के लेना हूँ, वैसा नहीं है अभी। वो वैसा मूड नहीं है कि मतलब बहुत सारा खा लो, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा उतना ही खरीदो जिसमें पैसे बनाने के बजाय आपका मार्केट में मन लगा रहे, है ना। निफ्टी विफ्टी के लेवल देखने का मन करे, हाँ भाई कितना हुआ, है ना, उतना ही खरीदो है ना, बजाय इसके कि बहुत पैसे बन जाएंगे, ओ भाई सारा मार लो दर्द, वैसा नहीं है मार्केट, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा सिंगल्स लेने का टाइम है, और बिल्कुल वैसे ही लो सिंगल्स आप जैसे ध्रुव जुरेल और शुभमन गिल ने लिए, और बाद में लास्ट में जब मौका दिया थोड़ा सा लगे फिर ठोक देना। क्या 2 6 मारे गजब शुभमन गिल ने। ये कौन प्रोड्यूसर है भाई हमारा, ये तो चाचा चौधरी से तेज एकदम। और अजय ने क्या अच्छा हो स्टूडियो राइटर, वो तो इतना तेज रेडी रहते हैं, मालूम है उनको क्या आने वाला है नेक्स्ट। पता नहीं ये मतलब इनकी मतलब इतनी एक्सपर्टाइज स्किल है या फिर क्रिकेट के प्रति इतना प्यार है वो बोलती पिक्चर आ गया, गजब। नो योर बॉस। फरवरी मार्च ओके व्हाट अ टाइम। तो मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बात। जुरेल साहब क्या खेले हैं यार, क्या डेब्यू है, मतलब मजा आ गया, फैंटास्टिक गाय, बढ़िया नए प्लेयर्स आए। टेस्ट के लिए विकेट कीपर चाहिए था ना, क्योंकि ऋषभ पंत साहब के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मामला मजा नहीं आ रहा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, अब मिल गया, बड़े प्रॉमिसिंग है, जवाब मिल गया, प्रॉमिसिंग है, तो बढ़िया है। चलो तो टीम इंडिया को बधाई, टीम सीरीज तो हो गई ना अपनी, सीरीज हो गई 3-1। अच्छा मजे की बात है कि पहले तीनों टेस्ट मैच है ना
जिसने फर्स्ट बैटिंग की थी वो टीम जीती थी। फोर्थ इनिंग वाला जीत नहीं पाया, इस बार हम फोर्थ इनिंग में चेज करके जीते हैं। और चेज करके भी अच्छा हो, एक तरफा नहीं। एक तरफा जीतने में उतना मजा नहीं आता जितना थोड़ा अटक के, थोड़ा तो टेंशन होनी चाहिए ना। अगर क्रिकेट देखा और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा तो फायदा क्या है ना। चलिए, अच्छा, तो ये है आपके लिए निफ्टी। और जो निफ्टी बेचना चाहता है 22,200 22,300 की रेंज में 2 टुकड़ों में बेच दीजिए। 22,200 पे शुरुआत कीजिए, 22,250 पे थोड़ा और दीजिए, या 22,300 पर जहां आपका मन करे। स्टॉप लॉस आपका 22,350 का होगा स्ट्रिक्ट। यहां पर आ जाए तो थैंक यू वेरी मच, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। और ऐसा बोल के फिर शॉर्ट को काट लीजिए, नहीं तो टारगेट नीचे के जो बनेंगे 22,125 22,075 दो छोटे टारगेट हैं। 22,050 22,025 दो मीडियम टारगेट है। 22,021 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली भी। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। ओहो, समझ नहीं आ रहा खरीदारी की शुरुआत कहां से करें। वैसे तो 46,425 पे मन बड़ा होता है, लेकिन लगता है थोड़ा नीचे ले तो ज्यादा बढ़िया, थोड़ा नीचे ले तो मतलब वो थोड़ा सा क्रिटिकल है मामला कि एंट्री कहां करनी है, क्योंकि कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन कमजोरी भी 4 दिन से दिखा रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि बैंक निफ्टी के ताला लग जाएगा। 0.74 का पुट कॉल रेशियो है, थोड़ा और आज वीक हो गया तो ओवरसोल्ड होने भी लगेगा। तो लेना तो है, एंट्री पॉइंट डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसलिए देखकर डिसाइड करेंगे कहां खरीदना है। ये रेंज ठीक है, जितना आप 46,200-300 की रेंज में ले पाए उतना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड, जितना रेंज के नीचे की तरफ लेंगे उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल होगा। और स्टॉप लॉस मैंने जानबूझ के दूर का दिया है, 46,000 का बहुत दूर का स्टॉप लॉस है, और वही लगाना है। वो नहीं लगा सको, आपको लगता नहीं मैं तो इतना दूर का स्टॉप लॉस मुझे सूट नहीं करता, मत लो। कोई जरूरी नहीं, मत लो। लेना है तो ये स्टॉप लॉस के साथ लेना है। बड़ा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल बनता हो तो ही लीजिए। टारगेट 46,500 46,575 दो छोटे टारगेट है। 725 800 दो मीडियम टारगेट है। 46,875 46,975 फाइनल टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। ठीक है सर, अच्छा ट्रेड है, लेना चाहिए, लेकिन एंट्री पॉइंट थोड़ा सा सोच समझ के डिसाइड करना है, और थोड़ा थोड़ा लेना, ज्यादा नहीं। आज इंडेक्स में जो भी ट्रेड, क्वांटिटी कम कर लीजिए। एक फॉर्मूला समझ लीजिए, जितनी क्वांटिटी आप कम करेंगे आज, उतना पैसा बनाने के चांस बढ़ जाएंगे। क्वांटम में नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी, नॉट क्वांटम ऑफ मेकिंग मनी। आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, क्वांटम ऑफ मेकिंग मनी में इंटरेस्ट है या प्रोबेबिलिटी में, वो आप डिसाइड करो। पैसा बनने की संभावना ज्यादा वो अच्छा लगता है, या ज्यादा पैसा बने उसकी संभावना ज्यादा अच्छी लगती है। दोनों में से आपको डिसाइड करना है, वैसा ही ट्रेड लेना। हाँ, मेरा ये मानना है कि पैसा बनने की संभावना ज्यादा हो वैसा ट्रेड लीजिए, नहीं कि ज्यादा पैसा बनने की संभावना हो वो वाला ट्रेड लीजिए। करेक्ट, क्योंकि ये मार्केट अलग है। ठीक है, अब आइए बेचने की बात। 46,800 47,000 की रेंज में आपको बेचना है, ऊपर में 46,975 तक दो टुकड़ों में आप बेचिए। टारगेट आपका स्टॉप लॉस होगा 47,100 का लाइफ हाई जो हमने क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर। टारगेट नीचे की तरफ बनेंगे दीप 46,725 46,600 दो छोटे टारगेट, 46,525 425 दो मीडियम टारगेट, 46,375 46,275 तक के फाइनल टारगेट के लिए करिए। थैंक यू, बेचिए। ठीक है सर, गॉट इट। बैन लिस्ट यहाँ पर भी कुछ बदलाव है। 8 स्टॉक्स आपके लिए कल बैन से बाहर। मेरा दबाव कम होते है, आशीष ने बहुत सारे स्टॉक बैन से बाहर निकाले। 8 निकले कल। पीरामल, पीवीआर, आरबीएल, बायोकॉन, हिंद कॉपर, जीएमआर, जीएनएफसी, अशोक लेलैंड, ये सारे बैन से बाहर आ गए। सिर्फ आज 5 स्टॉक से बैन में कैनरा, एबी फैशन, सेल, बलरामपुर और जी एंटरप्राइज। सम इंटरेस्टिंग नेम्स बाहर आए हैं, आज देखो एक्शन होगा थोड़ा एक्सपायरी से पहले। चलिए, थोड़ा ये लिस्ट हल्की हो गई है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के? वायदा कारोबार के इंपोर्टेंट लेवल में दीप एक ही है, 22,000 में एक और ब्रेक हुई है। 66 लाख शेयर 22,000 के पुट पर है, 66 लाख शेयर 22,200 के कॉल पर है। तो रेंज डिफाइंड है, बीचों बीच में आप बंद हो, न 22,200 के ऊपर इसको जाने की जल्दी है, न 22,000 तोड़ने की हड़बड़ी है। ये वायदा कारोबार के लेवल है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 47,000 पार करने में बड़ा पसीना आएगा। 37 लाख शेयर वहां पर कॉल राइटर्स खड़े हैं, वो थोड़ी सी पोजीशन ज्यादा है, बस सिंपल। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज के पूरी मूव्स। आइए, स्टॉक ऑफ द डे, अनिल जी वापस हैं, आए हैं और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भी आपके लिए लेकर आए हैं। पहले 8:30 बजे वाला। बताएं सर। तो डीप बताना है कि स्टॉक में दोनों ही है मेरे पास में, खरीदारी की राय, बिकवाली। पहले बेचने की राय बताता हूँ। डिक्सन के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है, और डिक्सन के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय इसलिए है कि एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, और रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से। जेफरीज की रिपोर्ट की थोड़ी सी इज्जत ज्यादा है दीप, तो मुझे लगता है कि एक उस पर एक्शन आ सकता है। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टारगेट किए हैं इनके घटाए, अच्छे वाले घटाए। मतलब पहले था इनका टारगेट 6,440 और अब कर दिया है 5,900
20 ये टारगेट किए, तो यहाँ से जो टारगेट घटाए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक और रिपोर्ट भी थोड़ी सी नेगेटिव लिखी है और स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पे है, मार्केट प्राइस 7,000 के आसपास है। कल वैसे अच्छे एक्शन में था ये, कल बढ़ा था, कल होल्ड आउट कर रहा था, रेडार पर भी था कल, मूव भी इस पर आ रही थी, उसके बाद अब करीब 2-2.5% आई थिंक ऊपर, हाँ एंड में 1% ही ऊपर बंद हुआ, बट आज देखते हैं कैसे मूव आएगी इसमें। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय है आपके लिए डिक्सन में। और दूसरी राय जो है दीप वो है खरीदारी करने की, और खरीदारी करनी है आपको केनरा बैंक। ओके, केनरा बैंक में ये ध्यान रखिए फ्यूचर्स नहीं, कैश के लेवल है। हाँ। जो भी मैं लेवल दे रहा हूँ इसको फ्यूचर्स हटा दीजिए, कैश कर लीजिए। केनरा बैंक के लेवल्स कैश के हैं, लेवल्स में कोई फर्क नहीं है वैसे, खाली कैश लिख लीजिए, फ्यूचर हटा दीजिए क्योंकि बैन में है, नहीं तो फिर लोग है ना मसाला मिलेगा, चलो 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 बैन में भी फ्यूचर खरीदेंगे। कैश में खरीदने की राय है केनरा बैंक के। 560 का स्टॉप लॉस लगा कर आप खरीदिएगा, ठीक है। ऊपर के टारगेट 584, 584, 588, 594, ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा है स्टॉक। और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है बैंक ने, 1/5, यानी कि अब अगर फेस वैल्यू 10 से 2 हो जाएगी, अगर आपके पास 5 शेयर है, 1 शेयर है तो 5 शेयर में बदल जाएंगे। बिल्कुल, तो इसलिए केनरा बैंक में खरीदने का एक मौका आपके लिए बन सकता है। और जो बैंक्स हैं सरकारी बैंक, उसमें हमारा फेवरेट केनरा बैंक है, सबसे ज्यादा फेवरेट। एक वंस अपॉन ए टाइम सबसे ज्यादा फेवरेट हमारा एसबीआई था जो 250-300 रुपए से था, अब वो 750 के आसपास आ गया। अब हमारा इस वक्त सबसे नंबर 1 पिक केनरा बैंक है। ओके सर, इसलिए बैन में आप कैश में खरीदिए। ओके चलिए, तो कैश में केनरा बैंक खरीदिए, फ्यूचर्स में डिक्सन टेक बेचिए। ये है आपके लिए 2 स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी की तरफ से। ये तो 2 शुरुआत के स्टॉक हैं, और भी आने वाले 9 बजे भी अनिल जी आपको स्टॉक ऑफ द डे देंगे, उसका भी करेंगे हम इंतजार। एक्शन बाजार में बना रहेगा। आइए फिर बाकी स्टॉक्स पर डालते हैं नजर। नुपुर, कुशल, आशीष तीनों हमारे साथ तैयार खबरें, ट्रिगर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। नुपुर मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स खबरें कौन सी लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। हाल ही में लिस्ट हुई थी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके आज नतीजे आने वाले, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। वोडाफोन आइडिया, टेक्समाको रेल और इंडो स्टार कैपिटल की आज बोर्ड बैठक है। फंड जुटाने पर यहाँ पे बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा, तो जो अनाउंसमेंट आएगी उस पर फोकस करेंगे। एनएमडीसी इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज आपको दिखेगा, करीबन 6.25 रुपये का एडजस्टमेंट आज स्टॉक प्राइस में आते हुए नजर आएगा। रिकॉर्ड डेट है साउथ इंडियन बैंक की राइट्स इशू, इक्विटी जो शेयर्स है उसके राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट है 6 से 20 मार्च के बीच में से किया जाएगा। करीबन 52 करोड़ शेयर्स इसमें दिए जाएंगे। ग्लोबल में कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस का जो डेटा है फरवरी के महीने का, वो भी आते हुए दिखेगा। प्राइमरी मार्केट में प्लेटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज ओपन होने वाला है, 29 फरवरी तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखें तो 162 से 171 रुपीज़ के इशू साइज 235 रुपये का प्योरली एंड फ्रेश इशू है ये। और एंकर बुक के जरिए कंपनी ने करीबन 70 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें इलारा अपॉर्चुनिटी फंड, एनएवी कैपिटल जैसे नाम आपको नजर आएंगे। जीपीडी हेल्थ केयर का आईपीओ बंद हो चुका है और टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 8.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी में 17 गुना, एनआई में 11 गुना और रिटेल में 3.25 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए दिखाए। सीएमएस इन्फो सिस्टम पर भी फोकस करके चलना है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर हैं साइन इन्वेस्टमेंट, वो ब्लॉक डील के जरिए करीबन 27% हिस्सा बेचने वाले, पूरा हिस्सा बेचने वाले। करीब 1500 करोड़ की ये डील हो सकती है और मौजूदा भाव से देखें तो 9% के डिस्काउंट पे इसे किया जा सकता है 360 के भाव पर। आंध्रा सीमेंट्स और सागर सीमेंट जहाँ पे प्रमोटर ओएफएस के जरिए करीबन 5% हिस्सेदारी बेचेंगे। आज और कल ओएफएस खुला रहेगा। सोमवार की क्लोजिंग से 19% के डिस्काउंट पे ओएफएस लाया जाएगा, तो यहाँ पर भी फोकस रहने वाला है। वर्लपुल, जहाँ पे वर्लपुल कॉरपोरेशन जो ग्लोबल वर्लपुल कंपनी है, उनके सीईओ साहब की तरफ से बयान आया और हाल ही में कंपनी इन्होंने ग्लोबल ने अपना जो स्टेक है इंडिया कंपनी में उसे रिड्यूस भी किया था। अब उनका कहना है कि इंडिया कारोबार के जो वैल्यूएशन है वो थोड़े महंगे, जिसकी वजह से उन्होंने आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। हालांकि इंडिया ग्रोथ कारोबार पर उनका पूरा फोकस है और इस पर वो पॉजिटिव है। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। कुशल मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? मॉर्निंग दीप, खबरों के लिहाज से ऑफकोर्स पेटीएम आज अगेन फोकस में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विजय शेखर शर्मा ने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके पार्ट टाइम और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर इन्होंने बोर्ड मेंबर के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी, ये दो जन शामिल हैं। साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी देवेंद्र नाथ संघी और रजनी शेखरी, ये 4 मेंबर नया बोर्ड
रिकॉन्स्टिट्यूट यहाँ पर किया गया है। साथ ही बोर्ड पुनर्गठन पर एमडी एंड सीईओ सुरेंद्र चावला का बयान है कि नई नियुक्ति पेटीएम पेमेंट्स बैंक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और यूपीआई सेवाओं के लिए एक और खबर है पेटीएम से जुड़ी हुई कि 4 बैंकों के साथ करार संभव है। इसमें 4 भारतीय बैंक पार्टनर बन सकते हैं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और येस बैंक के साथ चर्चा जारी है। फेडरल बैंक यहाँ पर सीईओ मीट टेकअवेज आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सीईओ के सक्सेशन के लिए उम्मीदवारों की सूची मार्च अंत तक आती हुई नजर आएगी। अभी थोड़ी फिलहाल लिक्विडिटी की चिंताओं से जूझ रहा है बैंक। डिपॉजिट के लिए बैंकों के बीच संघर्ष चल रहा है और दूसरों बैंकों के मुकाबले फेडरल बैंक की हालत बेहतर है। एक्सप्रो इंडिया यहाँ पर QIP इनका कल से शुरू हो चुका है। फ्लोर प्राइस 1158.32 प्रति शेयर तय किया गया है। फ्लोर प्राइस करंट मार्केट प्राइस से 5.93% डिस्काउंट पर है। QIP के इशू प्राइस फ्लोर प्राइस के मुकाबले 5% डिस्काउंट यहाँ पर पॉसिबल है, जिसको लेकर मीटिंग 29 फरवरी को होती हुई दिखेगी। अदानी एंटरप्राइजेज एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स में 3000 करोड़ का निवेश यहाँ पर करती हुई दिखेगी। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस उत्तर प्रदेश में ये निवेश करेगी। पावर मेक प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए करीबन 396 करोड़ रुपए का ऑर्डर यहाँ पर मिला है सिविल कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल वर्क्स के हिसाब से। हिंद रेक्टिफायर्स 200 करोड़ के अधिक की सप्लाई का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। FY25 के लिए भारतीय रेलवे से यह ऑर्डर मिला है। ग्रॉर एंड वेल यहाँ पर 1:1 बोनस शेयर का ऐलान कंपनी ने कर दिया है, तो इस वजह से ये फोकस में रहेगा। और कुछ अंत में फंड और प्रमोटर एक्शन है, जिसमें उषा मार्टिन प्रमोटर पीटर हाउस इन्वेस्टमेंट्स ने करीबन 2 लाख शेयर्स बेचे हैं। हिस्सेदारी 6.11% से घटकर अब 6.04% हो गई है। साथ ही क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर HDFC म्यूचुअल फंड्स ने करीबन 1.37 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है। इक्विटी के लिहाज से इनकी हिस्सेदारी अब 4.97% से बढ़कर 7.11% हो गई है। और अंत में BGR एनर्जी सिस्टम्स, जहां पर प्रमोटर शशिकला रघुपति ने यहां पर करीबन 18 लाख शेयरों की बिकवाली की है 79.73 पर शेयर के भाव पर। और इससे इनकी जो हिस्सेदारी है कंपनी में 23.99% से घटकर 21.48% हो गई है। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें आज की। आइए ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। TCS यहां पर खास नजर रखेगा। UBS की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। टारगेट प्राइस भी आप देखें 4050 रुपए से बढ़ाकर 4700 रुपए का टारगेट दिया है। और खास बात यह भी कि इन्होंने EPS के अनुमान में अगर आप देखें तो FY25 के लिए 3% और FY26 के लिए 9% की बढ़ोतरी की है। मान रहे कि आगे जाके अट्रेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे ग्रॉस मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा डिक्सन टेक यहाँ पर आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। जेफरीज की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड, पहले होल्ड की राय थी, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। और टारगेट प्राइस में भी अगर आप देखें तो शार्प करेक्शन इन्होंने किया है, 6440 रुपए से घटाकर 5920 रुपए का टारगेट दिया। और ये मान रहे कि पिछले 1 साल में आप स्टॉक में देखें तो 150% की रैली आ गई है। और इसके बाद FY25 के हिसाब से देखें तो 73 टाइम्स पर ये स्टॉक चल रहा है, काफी महंगा है। वर्लपूल यहाँ पर भी देखिए जेफरीज की तरफ से डाउनग्रेड आया, होल्ड से अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। और टारगेट प्राइस 1265 रुपए से घटाकर 1125 रुपए का किया है। हैवेल्स यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, न्यूट्रल से अब रेटिंग को अपग्रेड कर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और टारगेट प्राइस 1540 रुपए से बढ़ाकर 1660 कर दिया, 1424 रुपए का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि आगे जाके ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है और वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, तो यहाँ पर खास फोकस रखेंगे। पेटीएम में रोज एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खबरों के बाद रिपोर्ट आई है मैक्वेरी की तरफ से और अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। अभी भी 275 रुपये का जो व्यू है इनका बरकरार है। इंश्योरेंस स्पेस पर खास नजर रखिएगा। SBI लाइफ यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने और टारगेट प्राइस 1770 से बढ़ाकर 2000 रुपये का कर दिया है। ICICI लोम्बार्ड पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 1750 रुपये से बढ़ाकर 1875 रुपये का टारगेट दिया है। ICICI प्रू पर ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 585 रुपये से बढ़ाकर 605 रुपये का किया है। और फेडरल बैंक यहाँ पर भी नोमिरा की रिपोर्ट का असर देखने को मिल सकता है, 151 रुपये का भाव चल रहा है। एक खरीदारी के राय के साथ 190 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि मार्च 24 में यानी अगले महीने में अगर आप देखें तो यहाँ पर
जो सीईओ की नियुक्ति है इसकी लिस्ट सामने आ सकती है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। M&M फाइनेंस यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे और टारगेट 300 से बढ़ाकर 310 कर दिया है। श्रीराम फाइनेंस पर लगातार अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस में भी अगर आप देखें तो सब्सटैंशियल बढ़ोतरी की है। 2700 रुपये का पहला टारगेट था, अब बढ़ाकर 3000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। 2485 रुपये का भाव चल रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं 585 के टारगेट के लिए। और अंत में HDFC AMC, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 3000 रुपये से बढ़ाकर 3440 कर दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे के साथ। कुणाल जी सुप्रभात, आज आप करें शुरुआत। बताएं सर आपकी आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात। दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी बड़े दिनों बाद आपसे संवाद हो रहा है और अनिल जी यहाँ पर तो अटकलें चल रही थी कि कहीं अनिल जी हमें छोड़कर अयोध्या दर्शन के लिए ना चले गए हो। हाँ। तो अच्छी बात यह है अनिल जी, मुझे लगता नहीं आप अयोध्या गए हैं। अच्छा हुआ अनिल जी इससे सांस में सांस आई है कुछ लोगों की। अच्छा हुआ मैं 2-3 दिन में वापस आ गया, नहीं तो ये अयोध्या दर्शन को अयोध्या सेटल होना मान लेते थे कि पता चला अनिल जी सारे कामकाज छोड़कर अयोध्या सेटल हो गए। थैंक गॉड टाइम से आ गया। वो नहीं हुआ। कितने दिन तक और नहीं आता तो आपको लगता कि मैं अयोध्या में सेटल हो गया? अनिल जी देखिए, अभी मैं शुक्रवार को अनिल जी अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गया था। अनिल जी जो विजडम टूथ है मेरा यानी असल दाढ़, उसमें कुछ दर्द हो रहा था। अनिल जी आ तो बहुत समय से गई थी लेकिन धीरे धीरे जा रही थी अनिल जी बंसल जी के साथ रह रहकर। थैंक गॉड भाई। तो अनिल जी डेंटिस्ट के पास मैं गया तो डेंटिस्ट का ही कह रहा था। वैसे आई वो भी हमें पता लगा नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं आपको देख के कि आई है, लेकिन चलो फिर भी आप बोल रहे हैं तो आई होगी और अगर जाना बंद हुआ तो बहुत अच्छी बात है। जी बताइए आपके डेंटिस्ट ने क्या कहा? तो अनिल जी डेंटिस्ट का ये कहना था कि भाई देखिए आपके दांत इसलिए कमजोर हो गए हैं क्योंकि अनिल जी आपके दांत खट्टे करते रहते हैं, रोज अपनी बातचीत से इतने अच्छे जवाब देते हैं, ऐसी हाजिर जवाबी है उनकी कि आपके दांत खट्टे रहते हैं, तो इस वजह से आपका ये दांत जो है वो कमजोर हो गए हैं। अभी जैसा आप और बंसल जी जहाँ भी जाते हैं आपको आप कहते ही हो कि मेरे नाम से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। कोई वो जो डेंटिस्ट महोदय थे उन्होंने ये नहीं बोला आप अनिल जी के साथ रोज शो करते हो, आपके 2 दांत निकाल दूं एक के बजाय? अनिल जी लेकिन उन्होंने एक अवसर आपको ऑफर दिया है अनिल जी। क्या? उन्होंने कहा है कि अगर डेंटल ट्रीटमेंट आपको कभी करवाना हो तो आप यहाँ नोएडा आ जाए, वो आपका मुफ्त में या कुछ डिस्काउंट के साथ इलाज करेंगे। मुझसे पूरी फीस ली उन्होंने, लेकिन आपका अनिल जी डिस्काउंट में जरूर कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें भी मेरा धन्यवाद दीजिएगा। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए कल के ट्रेड में मैंने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी और इसी स्पेस से MRPL पर मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर हमने तूफानी तेजी देखी और उसके बाद 4-5 सत्रों में कुछ करेक्शन आता हुआ देखा। मुझे लगता है कि अब इसमें करेक्शन पूरा हो चुका है और इन स्तरों पर अगर बाय करके चले तो ट्रेंड का रिजम्पशन मिलेगा। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले MRPL में एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस रखे 239 पर। 239 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 255 का, 255 रुपए का पहला टारगेट और 260 रुपए का दूसरा टारगेट है जिसके लिए MRPL में खरीदारी करें। ओके, कैश मार्केट का स्टॉक है MRPL, खरीदारी की राय यहां पर आपके लिए। आइए अमृतसर से जानते हैं उनकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। अमृतसर आप शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें। ओके, आई थिंक ऑडियो इशू है, हम जरा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तब तक अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। देखिए मेरा जो पसंदीदा आज शेयर है वो कंपनी का नाम है PNC इंफ्रा। इस कंपनी को करीबन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से करीबन 600 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है और सबसे बड़ी बात अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स कामकाजी मुनाफे में बढ़ा था, प्लस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 185 करोड़ था जो पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ था।
पूरी साल की बात करें अनिल जी, तो पिछले साल 7,900 करोड़ के इन्होंने करीबन 650 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 750 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, तो करीबन 28-29 रुपए की अर्निंग आएगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अपना वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है, तो मेरे ख्याल से पीएनसी इंफ्रा में डेफिनेटली एक अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है। यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। करंट प्राइस से मैं समझता हूँ कि और एक 100-125 रुपया आप अपसाइड मान के चलिए, और ये रिजल्ट्स तो ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन आने वाले साल में हमको लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का साइकिल चल रही है, गवर्नमेंट जिस प्रकार से पैसा खर्चा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ से भी करीबन 30% की अपसाइड पॉसिबल। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनसी इंफ्रा। कल भी सेठी साहब और सेडानी साहब दो लोगों को पसंद आया था। कल 5% की बढ़िया तेजी के साथ डे हाई पर बंद भी होता हुआ दिखा। आज फिर से एक्शन में है। अविनाश जी की तरफ से खरीदारी करने की राय पीएनसी इंफ्रा में। आइए अमरीश सर, अब तैयार है? माइक वाइक एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टिंग हो चुकी है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। आवाज आ रही है ना अभी? फर्स्ट क्लास सर। हाँ, तो मेरा पिक ऑफ द डे है वेदांता। ये कंपनी है अक्रॉस वेरियस वर्टिकल्स, एल्यूमिनियम में लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है इंडिया में। अराउंड 45% डोमेस्टिक शेयर है। जिंक, लेड और सिल्वर में भी है और जहाँ पे जिंक में दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, 80% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। ऑयल एंड गैस में दे आर द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑयल प्रोड्यूसर्स। अभी आयरन एंड स्टील में अगेन दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। और पावर में देखें तो मोर लेस द सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर हो जाएंगे। और एंड इफ यू टॉकिंग ऑफ कॉपर, वहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मेल्टर्स है इनके पास। पर इनका एक ही इशू था, जो मेजर इशू था डेट बर्डन का और उसके मैच्योरिटीज का, जो मैच्योर हुए थे FY24 और FY25 में, वो अभी उन्होंने रीवर्क करके पोस्टपोन किया है टू FY27 एंड बियॉन्ड, विच इज पॉजिटिव। अभी Q3 का यदि परफॉर्मेंस देखें तो हाईएस्ट एवर Q3 कंसोलिडेटेड सेल्स देखा हम लोग ने। एबिटा वाज अप अबाउट 21%। डिविडेंड यील्ड आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट। और FY24 का 9 मंथ्स में उन्होंने पे किया है नियरली 29.5, विच इज नियरली 30 रुपीज का डिविडेंड दिया है। अभी Q4 का डिविडेंड भी बाकी है। नॉन कोर एसेट्स इन लोग बेच रहे हैं, विच इज पॉजिटिव। पर जो मेजर ट्रिगर आने वाला है इज द प्रपोज डीमर्जर इनटू 6 यूनिट्स, और शेयर होल्डर्स को मिरर शेयर होल्डिंग मिलेगा और डीमर्ज्ड एंटिटी का। सो दिस इज क्लियरली वेल्थ एक्रेटिव। तो यहाँ पे SOTP, सम ऑफ टोटल पार्ट्स, ये करीब 320 का आता है मेरा, तो यहाँ पे टारगेट मेरा बनता है 320 रुपीज का। 320 के लक्ष्य के लिए वेदांता में करें खरीदारी। चलो, कोई तो है जिसे वेदांता पसंद है इस वक्त खरीदारी करने के लिहाज से। अदरवाइज स्टॉक अच्छी अच्छी खबरों पर चलता नहीं है आजकल। तो चलिए, बड़े एक्शन में वैल्यूएशन के लिहाज से है आकर्षक, ये मानना है अमरीश सर का। आइए, सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। जी, जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया लग रहा है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक के अंदर यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1175, 1176 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 1150, 1155 के पास है, तो 1155 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करे। 1200, 1210 ये टारगेट ऊपर में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर करें खरीदारी, ये राय सुमित जी की। सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ हैं SBI सिक्योरिटीज से। सुदीप जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जो बहुत ही बढ़िया करेगा वो है LIC हाउसिंग। LIC हाउसिंग में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है, और स्टॉक जो हिसाब से अभी 640, 645 के ऊपर कल ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस में बाय करना चाहिए 645 के स्टॉप लॉस के साथ 680 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कल ये भी काउंटर आपको अच्छी खासी तेजी में आते दिखा था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड अच्छा रोटेशन यहां पर भी दिख रहा था। JSW एनर्जी पर भी रखिए नजर। 700 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए इन्हें LOA मिला है, यानी कि लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। तो बढ़िया अवार्ड मिला है, SJVN की तरफ से बना है। तो SJVN की तरफ से सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अवार्ड है। 700 मेगावाट का ये अवार्ड दिया जा रहा है JSW एनर्जी को। स्टॉक भी अच्छा एक्शन में था, कल भी 3.5% ऊपर बंद हुआ है। अविनाश जी, JSW एनर्जी सर एक बार इस पर अपनी राय दें। अच्छे ऑर्डर विन की खबर आज सुबह सुबह आ रही है।
दीपांशु, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आज एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक तो अच्छा ही है, लेकिन जिस प्रकार से इनकी परफॉर्मेंस आई है, जिस प्रकार की इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी थोड़ी अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल लग रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो शेयर डेफिनेटली होल्ड करे। आने वाले 12 से 15 महीने का जो बिजनेस आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि जो नए ऑर्डर्स आ गए हैं उसका भी बेनिफिट आपको आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इट इज अ होल्ड। कोई गिरावट या कोई करेक्शन अगर आता है तो ही खरीद लीजिए, क्योंकि इस लेवल पे मैं फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं करूँ। ओके, इस लेवल पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, अगर है आपके पास तो होल्ड कर लीजिए। ये राय आ रही है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। आइए करते हैं अब शुरुआत।